हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सीए में इंटर के लिए इसको बीकॉम, एमकॉम और सीए इंटर और सीएस इंटर वाले भी इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिक सीए में इंटर की जो मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है उसी से आपको सारे इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड, मैं आपको पूरा 100% कवरेज दे रहा हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि मैं आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स सीए में इंटर का पूरा पढ़ाने वाला हूं। अभी तक हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक देखा है, जिसके अंदर हमारा कवरेज है ओवरऑल ऑलमोस्ट हमारा 80% चैप्टर कवर हो गया है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और इलस्ट्रेशन भी देखा, तो उन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, उन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं हमारे प्रैक्टिकल के अंदर, वो भी हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा पहले किया हुआ है 13 नंबर के इलस्ट्रेशन में ऐसा भी कुछ किया हुआ है, लेकिन हम स्पेसिफिक कि जिसमें ये दिया हो कि आपका कुछ पीरियड के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कुछ पीरियड के लिए आपको क्या करना है, कुछ पीरियड के लिए आपको करना है उसको वैकेंट, लेट आउट नहीं है, वैकेंट है। तो उस केस में हमें क्या देखना है? उस केस में हमारे पास में ऑप्शन था कि यदि हम लोगों ने उससे कोई अदर बेनिफिट नहीं लिया है उस हाउस प्रॉपर्टी से, तो हमें वो क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह लेना है। उसको कैसे ट्रीट करने वाला है? सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 हम लोग रीड करते हैं। श्री जयराम हैज ए हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन रेसिडेंस फॉर 9 मंथ। जयराम है 9 मंथ के लिए तो खुद के लिए रहने के लिए काम ले रहा है, एंड फॉर रिमेनिंग 3 मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर इट वाज अनयूज्ड, मींस वैकेंट रहा। तो उस केस में हमें क्या देखना है? उसको हमें पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होता है, आपको 2 हाउस तक आपका नेट एनुअल वैल्यू आपको नील लेना रहता है, कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, जीरो वैल्यू रहता है नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 6 लाख, फेयर रेंट 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख। अभी देखो इनका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता है। जब आपका नेट एनुअल वैल्यू ही नील हो गया तो आपका ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, तो ये ठीक है, ये इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया रहता है कि आप कल को इसको क्या पता आप डिम लेट आउट की तरह ट्रीट करके कर दो कैसे भी, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। जब हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह हम लोग किसी हाउस को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और क्या बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू किधर भी ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हमें नेट एनुअल वैल्यू नील करके दिखा देना है। तो चलो हम लोग आगे, इसने दिया है ही इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंडिचर 10,000 एंड म्युनिसिपल टैक्स 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अभी इसने देख के रखा है म्युनिसिपल टैक्स पे किया है और आपका रिपेयर का। देखो रिपेयर का तो आपको कोई भी हाल में नहीं मिलता है, उसका तो किधर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स का आपको लेस करने को मिलता है किधर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। लेकिन आपका तो नेट, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेस करते हैं तब आपका नेट एनुअल वैल्यू आता है। लेकिन इस केस में तो आपका डायरेक्टली यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपका नेट एनुअल वैल्यू नील आ रहा है, तो आपको ये तो ऑटोमेटिकली ये समझो कि एडजस्टमेंट हुआ है पहले से ही सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। तो कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉलोइंग केसेस। अब इसने बोला है कि आपके पास ना हम लोग क्या दे रहे हैं, 7 तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये 7 पॉइंट यदि आपके केस में होता तो उनको अलग अलग तरीके से आप हमें बताओ कि क्या क्या आपका टैक्स लायबिलिटी आता था। तो हम लोग फर्स्ट में चलो हम लोग 7 इसने दिया है कंडीशन, 7 कंडीशन का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए आ जाते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड हमारा ये रहा और हम लोग इधर इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है हमारा 14 का, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं
computation of income from house property for the assessment year 20 एंड 21। ये जो भी दिया हो वो लिख सकते हो आप इधर। आप क्योंकि आपका 7 कंडीशन तक देखना है, इसके लिए यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपका केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 और लास्ट केस नंबर 7। सबसे पहले यदि ये पूरा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि ये पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो नेट एनुअल वैल्यू क्या रहेगा हमारा, नेट एनुअल वैल्यू कितना रहने वाला है, नील। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नील नील नील। इसमें क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपका नेट एनुअल वैल्यू 0 है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, अंडर सेक्शन 24A बोलता है आपको कि कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता है, लेकिन आपका हम लोग देखेंगे कि 30% आपका एनएवी लेस कर देंगे। अब आपका एनएवी 0 है तो उसका 30% 0 ही होगा ना, तो वो लेस होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी 24A जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नॉट अप्लीकेबल लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमारा कि 24B मिलेगा क्या हमें, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है, ये मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, हम लोग पूरे 7 कंडीशन देख लेते हैं कि पहले केस में क्या, सेकंड केस में क्या, वो चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का केस है, उसमें हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला ये बोल के रखा है कि आपका ही बोरोड 1 लाख रुपीज एट द रेट 12% सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17/8/1998 मीन्स 1 अप्रैल 99 के जस्ट पहले। तो हमारा क्या था कि यदि कोई लोन लेता है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेज के लिए 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में लेता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। और यदि उससे पहले लिया हो तो 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया हो तो हमें केवल मैक्सिमम लिमिट कितना 30,000 तक हमें डिडक्शन मिलता है। तो इसने कभी लिया है 1 अप्रैल 99 के पहले, तो हमें मैक्सिमम इसका देखो 1 लाख पे 12% कितना होता है 12,000, ये लिमिट में ही है, मींस 30,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन ये तो पूरा हमारा तो 12,000 ही होता है, तो क्या हम लोग उसको 12,000 का देंगे क्या, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 30,000 है यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया हुआ है। तो किसी भी कारण से रिपेयर वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह किसी भी कारण से यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले यदि कोई भी लोन लिया हो तो उसको 30,000 का मैक्सिमम है। लेकिन 1 अप्रैल 1999 के बाद में कंस्ट्रक्शन और होम परचेज के लिए लोन लिया हो तो उसको 2 लाख का, और यदि 1 अप्रैल 1999 के बाद में या उस डेट को रिपेयर के लिए लिया हो तो 30,000। तो और सारी कंडीशन में 30,000 केवल 1 अप्रैल 1999 या उस डेट को या उसके बाद में जब भी लोन लिया जाता है हाउस परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। तो पहले वाले केस में हमें 12,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो हम लोग उसमें 12,000 लिख लेंगे। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, ही बोरोड 10 लाख एट द रेट 12% सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17 अगस्त 1998
फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट इज अनपेड। देखो इंटरेस्ट के केस में क्या था कि आपका अनपेड है या पेड है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा ड्यू बेसिस पे। लेकिन यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले यदि आपने लोन लिया है, भले ही आपने घर बनाने के लिए लिया हो, उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है 30,000, तो 10 लाख पे 12% के हिसाब से कितना होता है 1,20,000। तो क्या पूरा डिडक्शन मिलेगा? नहीं, मैक्सिमम 30,000 इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेकंड केस में हमें मैक्सिमम क्या मिलेगा 30,000। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं तीसरे केस में, तो पहले केस में हमारा 12,000 आ गया, सेकंड केस में हमारा 1,20,000 इंटरेस्ट था, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है यदि 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन लिया हुआ है, तो भले ही घर बनाने के लिए लिया है, 30,000 का मैक्सिमम लिमिट। तीसरे में ही बोरोड 5 लाख एट द रेट 12% सिंपल इंटरेस्ट, इसने बोला इंटरेस्ट है जो सिंपल इंटरेस्ट से इनकर्ड होगा, ऑन 17 अगस्त 99 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ विच was completed on 31st March 2000 and such amount is still unpaid। अभी ये देखो हमारे पास में ना एक कंडीशन था कि यदि हाउस कंस्ट्रक्शन से पहले का जितना भी लोन होता है ना उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोला जाता है, उसको हम लोग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग करते हैं। लेकिन वो कहां तक का पीरियड देखा जाता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हाउस कंप्लीट हुआ और उसका सर्टिफिकेट मिला कंप्लीशन का, उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च में, तो उसके पहले वाला 31 मार्च कौन सा आता है, देखो 31 मार्च 2000 को ये कंप्लीट हुआ, तो इससे पहले का 31 मार्च क्या है 31 मार्च 1999, जबकि लोन तो लिया उसके बाद में का। तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा हो गया आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो आपका 5 लाख के ऊपर 12% से आपको मिल जाएगा कितना होता है 60,000। तो आपको 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इस 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ है, तो हमें 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट रहता है, जबकि इसने तो 60,000 का इसका इंटरेस्ट बनता है, तो हमें पूरा का पूरा 60,000 का अलाउड हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या बोल रहा है, ही बोरोड 20 लाख रुपीज एट द रेट 18% ऑन 17 अगस्त 1999 for construction of house property, construction of which was completed on 31st March 2000 and such amount is still unpaid। अभी ये देखो ये भी बाद में लिया हुआ और 18% से आपका 20 लाख पे होता है 3,60,000, जबकि हमारा मैक्सिमम लिमिट हम लोग 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में यदि लोन लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैक्सिमम हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख का डिडक्शन मिलता है 24B में, जबकि इसका इंटरेस्ट इसने इंटरेस्ट कितना पे किया 3,60,000, क्योंकि 20 लाख पे आप 18% निकालोगे तो आपका कितना होता है 3,60,000। तो आपको क्या 3,60,000 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, तो आपको फोर्थ केस में 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। फिफ्थ केस क्या बोल रहा है, ही बोरोड 1,80,000 एट द रेट 15% ऑन 1 अप्रैल 1998। अभी देखो 1 अप्रैल 1999 से पहले यदि उसने कोई लोन लिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, अब भले ही 1 अप्रैल 1999 के पहले किसी भी केस में लो, आप कंस्ट्रक्शन के लिए लो, रिपेयर के लिए लो, आपको मैक्सिमम लिमिट कितना मिलता है 30,000 का। एंड फर्दर बोरोड 10 लाख एट द रेट 10% ऑन 17 अगस्त 1999 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड सच अमाउंट इज स्टिल अनपेड, और कंप्लीटेड कभी हुआ है 1 फेब 2000। अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसके जस्ट पहले वाले 31 मार्च तक का हमें क्या कर देना, उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कर देना है, उसको कैपिटलाइज करते हुए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें उसका डिडक्शन मिलता है। तो इसमें क्या हो गया कि 15% 1,80,000 पे जितना इंटरेस्ट बनता है, तो देखो आप निकालोगे तो आपका आएगा 27,000, और आपको किस साल से डिडक्शन मिलेगा, और ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, 1 फरवरी 2000 से जस्ट पहले वाला 31 मार्च कौन सा था 31 मार्च 1999, तो 98 99, तो 98 और 99 जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल है, उसका हमें क्या मिलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, तो 27,000 होता है 1,80,000 पे 15%।
उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें डिडक्शन देना है। तो 27,000 को आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देखोगे तो 5,400 आता है। तो 5,400 तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और सेकंड डिडक्शन आपको जो 10 लाख पे आपने 10% से लिया है 17 अगस्त 1999, इस 1 अप्रैल 1999 के बाद में लिया है, उसका आपको मिल जाएगा अप टू 2 लाख। तो ये टोटल डिडक्शन कितना होता है आपका 1 लाख रुपए तो 10 लाख पे 10% और आपका 5,400 ये जो पहले वाला लोन उस पे, तो आपका 1,05,400 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 6 नंबर केस क्या बोलता है, 5th नंबर केस में ये हो गया। देखो आप देख भी लो क्योंकि फिर भूल जाओगे कि कितना। पहले वाले केस में मैंने बताया था 12,000 का आपको, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट था 30,000 का, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ही हम लोगों ने पे किया 12,000, तो आपको 12,000 का मिलेगा। सेकंड केस में क्या था कि आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो आपको 30,000 का मैक्सिमम लिमिट मिलता है। फिर थर्ड केस में ये है कि आपने 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में यदि कोई कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो आपका अप टू 2 लाख के लिए आपको, मतलब मैक्सिमम आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। हमारा इंटरेस्ट जबकि 60, क्योंकि 5 लाख पे हम लोगों ने 12% से इंटरेस्ट पे किया था, तो 5 लाख पे आप 12% निकालोगे 60,000 आता है, तो 60,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 4th नंबर के केस में क्या था हमारा कि आपका लोन था आपका कितना आया था अपना 20 लाख रुपीज और 18% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे थे, और वो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में लिया हुआ था, क्योंकि 17 अगस्त 2000 ऐसा कुछ 1919 के डेट को लिया हुआ था, तो वो 1 अप्रैल 1999 के बाद का ही डेट है। तो उस केस में हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट मिलता है। और हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया था 20 लाख रुपए के ऊपर 18% से 3,60,000, लेकिन हमें डिडक्शन कितना ही मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख तक। 5th केस में क्या था कि इसने पहले तो लोन लिया 1 अप्रैल 1999 से पहले कुछ लोन लिया 1,80,000 का 15% पर एनम के हिसाब से, और फिर उसके बाद में इसने लोन क्या लिया, इसने लोन लिया 10% से 17 अगस्त 1919 की डेट को। तो हमें क्या क्या होएगा 27,000 तो वो हो गया, जो कि 1,80,000 पे 15% आप निकालोगे 27,000 हो गया, तो 1,27,000 का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। फिर इसने बोला कि 6th केस में ही बोरोड 5 लाख एट द रेट 12% 1 अप्रैल 2001। अभी देखो रिपेयर के केस में तो कभी भी लोन लो आप, केवल एक केस होता है कि घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में यदि लोन लिया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट है, और सभी केस में, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट में तो कितना भी हो कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में केवल 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद में यदि आपने कोई लोन लिया है तो उस पर लिमिट का लगता है 2 लाख, और सभी केस में यदि आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले घर बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए कैसे भी लिया हो 30,000, और 1 अप्रैल 1999 के बाद में रिपेयर के लिए आपने लिया तो 30,000। तो आपका 6th नंबर का केस है, इसने रिपेयर के लिए लिया हुआ है, तो इसको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। 7th नंबर केस है ही बोरोड 1,80,000 15% ऑन 1 अप्रैल 1998 एंड फर्दर बोरोड 20 लाख 14% interest 17 August 1999 for construction of the house property and such amount is unpaid or construction was completed first। तो उसमें भी, इस केस में भी आपका मैक्सिमम, क्योंकि 14% आपका 20 लाख पे देखो तो आपका 2,80,000 होता है, लेकिन मैक्सिमम और जो आपका 1,80,000 पे 15% का इंटरेस्ट होता है वो 27,000 होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 लाख तक। तो आप नीचे इसने सोल्व किया है वो देख सकते हो। आपने इसने सोल्व किया है, देखो 2,80,000 है और उस केस में आपका 27,000 है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है आपका 14,000 क्या बोलते हैं 2 लाख ही है। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 कंप्लीटेड होता है। हम लोग अभी देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो हो सकता है आपको फर्स्ट एक बार वीडियो देखो तो आपको समझ में नहीं आए, आप एक बार वीडियो देखो फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा समझ में कम आया, तो आप वापस उसको रिवाइज करके देख लो
वापस देख लो और उसको स्पीड बढ़ा के देख लो, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिर आप खुद सोल्व करके भी देखो, ठीक है। अब 15 नंबर का है इलेस्ट्रेशन। इलेस्ट्रेशन नंबर 15, रेंट फ्री अकोमोडेशन वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो हम लोगों ने देखा था कि कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा घर है, मैंने अपने एम्प्लॉयर मींस जिधर मैं जॉब करता हूँ, रिलायंस के इधर जॉब करता हूँ, तो मैंने अपना घर रेंट पे दे दिया किसको, रिलायंस को, और रिलायंस ने वही घर मेरे को रहने के लिए दे दिया एज ए फ्री अकोमोडेशन। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, सैलरी के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, घर की सुविधा देता है, तो उसमें उसने मेरे को वापस वो घर दे दिया, तो क्या मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं क्या? नहीं, क्योंकि वो एज ए ओनर की तरह यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, एज ए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे, और उससे जो मिला हुआ जितना भी हमें रेंट है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो देखो इसने क्या किया है, मिस अंजलि है, उसके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है विच इज लेट आउट टू हर एम्प्लॉयर कंपनी फॉर ए मंथली रेंट 20,000। company allotted the same house to Miss Anjali as a rent-free accommodation. Municipal tax paid 20,000, interest on loan paid 90,000। कमेंट और ये तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कैसे होगा। देखो इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है अपना, इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपका म्युनिसिपल रेंट कितना है क्या है, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे 15 नंबर का computation of income from house property ओके है, हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, किसके लिए, फॉर मिस अंजलि नाम होना चाहिए शायद तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे हमारा अमाउंट, क्योंकि एक ही घर का कर रहे हैं, नहीं तो S1 S2 वगैरह करते हैं। हमें एक्सपेक्टेड रेंट देखना नहीं है क्योंकि इसने सीधा क्या देके रखा है आपका रेंट रिसीव्ड 50,000 मल्टीप्लाई 12 एज ए 6 लाख, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यही आपका हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। अभी देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया है इसने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है 20,000 और इंटरेस्ट का 90,000, तो 20,000 लेस किया तो ये हमारा आ गया 5,80,000। 50,000 है ना रेंट का, सॉरी 20,000 है इसका रेंट का, इसने 20,000 में दिया है, कंपनी को रेंट पे कितने में दिया है 20,000 को, तो ये तो हमारा 50,000 याद रह गया था मेरे को, तो ये 2,40,000 होता है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2,40,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे 20,000, हमें क्या है म्युनिसिपल टैक्स, और ओनर ने ही पेड किया है, तो यहाँ हमारा आ जाता है 2,20,000 नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें से हम लोगों को क्या क्या डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 का 24A क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू का 30% इसका निकालेंगे 2,20,000 का, तो आपका आएगा 66,000।
इतना ही आता है ना, 66,000। और सेकंड हमारा क्या था 24B, ये बोलता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि 90,000 था। ये दोनों लेस कर देंगे हम लोग इसमें से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 64,000। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 64,000। ठीक है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन था। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, अप टू 15 इलस्ट्रेशन कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट कवरिंग हो गया आपका 75% ऑफ टोटल इलस्ट्रेशन। मैं आपको इसके बाद में भी जितना भी मोस्ट होता है सीए इंटर का या आपका आरटीपी वगैरह का सोल्व करके बता दूंगा, या पास्ट ईयर के क्वेश्चन वगैरह सारे सोल्व करके बता दूंगा, आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। आप बस जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कवर करो, आपको 100% कवरेज मिलेगा। आपको ये अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।